आप आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्यवाही लगातार जारी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय और व्यय पर इसमें चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के बजट सत्र से जुड़ी हुई है। आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय और व्यय पर चर्चा होने वाली है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणनीति बनाई जाएगी और कैसे बजट सत्र जो है उसमें किन किन चीजों के लिए बजट की घोषणा की जाती है। इस तमाम चीजें देखिए, फिलहाल कार्यवाही जो है वो पहले ही शुरू हो चुकी है। विधानसभा में दूसरे दिन की ये कार्यवाही है जो चल रही है। हालांकि सत्र के आयोजन को लेकर, जगह को लेकर विपक्ष ने जरूर सरकार को घेरा था। बहरहाल ये सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय और व्यय पर इसमें चर्चा होनी है। उधर धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। सरकार ने गौ सदनों के बजट को 6 गुना बढ़ा दिया है। वहीं कृषि, उद्योग, पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोकने की रणनीति भी सामने रखी गई है। सरकार ने टिहरी झील के विकास के लिए 1,930 करोड़ रुपए की योजना सामने रखी। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी काम किया जाएगा और इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोगों ने हर विषय पे अपना फोकस किया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने लगभग 65,571 करोड़ का ये बजट हमने दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये ज़्यादा है और हमने कृषि क्षेत्र को जो कि एक केंद्र भी माना है। ऐसी जो हमारे यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना जो राज्य सरकार की ओर से पहले उसमें कोई योगदान नहीं देते थे, सिर्फ सेंटर के 55%, इस बार हमने उसे 25% राज्य सरकार की तरफ से भी देने का प्रावधान किया है। 43 करोड़ 0.15 करोड़ का उसमें हमने बजट में प्रावधान किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, अगर हम बजट सत्र की बात कर ले तो उत्तराखंड में खास तौर पर पर्यटन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि पर्यटन नगरी के तौर पर भी उत्तराखंड की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पर प्राइम फोकस रहने वाला है इस बजट सत्र का? जी देखिए चारुल, पर्यटन की अगर हम बात करें तो पर्यटन उत्तराखंड राज्य की रीढ़ है। एक तरह से उत्तराखंड की इकोनॉमी जो है पर्यटन पर निर्भर करती है और इसी के दृष्टिगत चूँकि पर्यटन पर ध्यान देना है, पर्यटन पे इजाफा करना है, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में आए, इस दिशा में सरकार का प्रयास है और उसके लिए रोड की कनेक्टिविटी बेहद ज़रूरी है। हालांकि ऑल वेदर रोड के तहत तमाम काम हो रहे हैं और नेशनल हाईवे पे उत्तराखंड में बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है और इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार का पूरा प्रयास है कि चूँकि कोरोना काल में 2 साल जो है उत्तराखंड के जो तमाम बेरोजगार युवक हैं जो मुंबई, दिल्ली और अन्य महानगरों से नौकरी छोड़कर उत्तराखंड आए हैं, ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो, उत्तराखंड का युवा यहीं पे रहे, उत्तराखंड का युवा बागवानी करे, कृषि करे और कृषि में क्या कुछ अपार संभावनाएं हो सकती हैं, इसी को लेकर लगातार सरकार का चिंतन मंथन जारी है और इस लिहाज से कृषि में भी अच्छा खासा बजट रखा गया है। पलायन को रोकने के लिए भी 25 करोड़ का बजट रखा गया है देखिए चारुल, और इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी 5 करोड़ का बजट का प्रावधान सरकार ने किया है। महिलाओं को किस तरह से स्वावलंबी बनाना है उत्तराखंड की, इस दिशा में भी उत्तराखंड सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उसके लिए जो बजट प्रस्तुत हुआ है 65,571 करोड़ का, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी दूर करना, पलायन रोकना, पर्यटन को बढ़ाना, होटल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, होम स्टे योजना को बढ़ाना, गांव में रहकर ही उत्तराखंड का युवा किस तरह से स्वरोजगार कर सकता है, इस दिशा में सरकार का रोड मैप तैयार है और बजट में अच्छा खासा अमाउंट इस दिशा में भी रखा गया है।
तो सरकार का पूरा प्रयास रहा है। और चूंकि ये बजट जो रहा है चारुल, 3 बार जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से 3 बार उत्तराखंड की जनता से जुड़ चुके हैं, उनका फीडबैक ले चुके हैं कि वो किस प्रकार का बजट चाहती है। और इसके साथ ही एक ईमेल आईडी भी सरकार ने जारी की थी, जिसमें भी हज़ारों की संख्या में जनता की राय मिली है। खास तौर पर बुजुर्ग लोगों की, महिलाओं की राय मिली है कि बजट किस तरह का होना चाहिए। चिंतन मंथन के बाद सरकार ने इस बजट को रखा है 65,571 रोहित, आपसे ये भी जो कि समझना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें तो चारधाम यात्रा पर प्राइम फोकस रहता है उत्तराखंड सरकार का, और ऐसे में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब हम जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा चारधाम में, चाहे चारों धाम में, वहां कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से खासतौर पर जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फोन कनेक्टिविटी वहां पर नहीं मिल पाती है। एटीएम्स आप देखिए, अगर आप केदारनाथ की बात करते हैं तो सोनप्रयाग में आपको एटीएम मिलते हैं, यानी ऊपर गौरी कुंड से लेकर मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। तो क्या इन माइनर चीजों पर भी इस बजट सत्र में फोकस रहने वाला है? बिल्कुल चारुल, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से कमान संभाली है, चूँकि 2 वर्ष कोरोना काल में ही बीता रहा, ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन के काम थे वो भी काफ़ी हद तक प्रभावी रहे थे। अब चूँकि चारधाम यात्रा खुली और सरकार का पूरा प्रयास है, उत्तराखंड के बड़े बड़े अधिकारी भी इस बात को स्वीकारते हैं, चाहे वो पुलिस महानिदेशक की बात करें या फिर मुख्य सचिव की बात करें। मुख्य सचिव इस बार कई बार चारधाम यात्रा मार्गों का निरीक्षण उन्होंने किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य हो रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, और जो तमाम जो कमियां आप उजागर कर रही हैं चारुल, इस दिशा में सरकार काम कर रही है, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करना है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और किस प्रकार से चारधाम में बेहतर कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, किस प्रकार से रोड की अच्छी कनेक्टिविटी हो, किस प्रकार से वहाँ पर एटीएम की सुविधा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार का चिंतन मंथन जारी है। और जब पुनर्निर्माण होगा, नई बद्रीनाथ धाम का नया तरीके से विकास होगा, चूंकि यात्रा भी चल रही है और काम भी इस समय बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में हो रहा है। देखिए रोहित, ये उस वक्त और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब पर्यटन क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है सरकार की ओर से, और चारधाम यात्रा को लेकर हमेशा से क्योंकि प्राइम फोकस रहा है सरकार का। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को राज्य के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट विकास को तेजी देने के साथ ही तैयार किया गया है और इसी सोच के साथ इस पर आगे भी बढ़ा जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से लेकर 2017 के बीच हमें वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, 2017 से लेकर 2022 तक के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान बढ़कर 11,168 करोड़ हो गया, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। पलायन रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना 25 करोड़ तथा सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ग्रामीण कौशल के तहत कुल मिलाकर 195 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुशासन स्थापित करने, पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है। गौवंश संरक्षण, जो कि हमारे सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, उसमें गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधान में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो जगह जगह पर गौवंश के संरक्षण के लिए और गौशालाओं के निर्माण के लिए इस बजट में व्यवस्था है। चलिए, सरकार इस बजट को कितना भी जनता के हित में बता दे, लेकिन विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं और उसमें कहा कि इसे सरकार का जनता के साथ छलावा करार दिया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट बेहद निराशाजनक है और इसमें आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ भी नहीं है। विपक्ष ने कहा कि गैरसैंण के विकास के लिए बजट की व्यवस्था ना कर सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। इस बजट में विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारने के लिए कोई संसाधनों का जिक्र नहीं है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, इस परिप्रेक्ष्य में बजट मौन है। ये राज्य, जिस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा,
उस मातृशक्ति को इस बजट ने घोर निराश किया है। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। मैं कह सकता हूँ सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखा करके ये बजट प्रस्तुत किया है। उधर गैरसैंण में बजट सत्र ना कराए जाने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार पर हमलावर हैं। इसके विरोध में रावत ने उपवास रखने का संकल्प लिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 से ही सरकार गैरसैंण के साथ गैर जैसा व्यवहार कर रही है। उधर उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग अब उठने लगी है। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के बैनर तले तमाम संगठनों ने विधानसभा के लिए कूच किया है, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में भू कानून लागू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारा उत्तराखंड राज्य जब बना है, राज्य बनने के बाद से हमारा उत्तराखंड आध्यात्मिक जगह जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है और ये तभी बचेगा जब यहाँ पर सशक्त भू कानून लागू होगा। इसीलिए विधानसभा के प्रथम सत्र दिवस पर हम लोग जो है विधानसभा कूच के लिए आए हैं। देखिए, आज हम जो यहाँ पे भू कानून कूच करने आए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो है कमेटी गठन हो चुका है और कमेटी की रिपोर्ट 23 तारीख को हो जाएगी। इसी को लेते हुए हम लोगों ने जो है एक हल्का फुल्का प्रदर्शन किया है। यदि अगर हमारा जो हिमाचल तर्ज पर अगर भू कानून लागू नहीं हुआ तो फिर संगठन जो है भैरव सेना उग्र प्रदर्शन के लिए अपना को स्वतंत्र समझेगा। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह का। रोहित, भू कानून को लेकर लगातार मांग उठती रही है और खासकर उत्तराखंड वासियों का कहना है कि हमें कम से कम भू कानून दिया जाए ताकि हमारी जमीनें जो हैं वो सुरक्षित हो सके, और इसको लेकर अब से नहीं लंबे वक्त से आंदोलन चल रहे हैं। बिल्कुल चारुल, हालांकि सरकार का इस दिशा में कहना है कि सरकार जल्दी भू कानून को लेकर कोई सख्त कदम और सख्त नियम लागू करने वाली है। हालांकि जो ये तमाम आंदोलनकारी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड की संपत्ति पर, उत्तराखंड की ज़मीन पर उत्तराखंड के लोगों का हक हकूक़ है। ऐसे में सरकार को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर, जो कि दोनों ही पर्वतीय राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, लेकिन हिमाचल में भू कानून लागू है पहले से, उत्तराखंड में अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। और ऐसे में आक्रोशित होकर तमाम जो आंदोलनकारी है, उनका सरकार से यही कहना है, चूँकि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और 20 तारीख तक चलेगा, ऐसे में इन तमाम लोगों का कहना है कि सरकार को भू कानून की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो उत्तराखंड में बाहर के लोग आकर यहाँ पर औने पौने दाम पर उत्तराखंड के हक हकूक़ पर, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करेंगे और उत्तराखंड का जो नौजवान है यहाँ पर एक बधुआ मजदूर की तरह रह जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने भी हालांकि कहा है कि इसी जून माह में भू कानून को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा और क्या कुछ इस दिशा में एक ठोस कार्रवाई हो सकती है उसके लिए प्रयास किए जाएंगे और जल्द से जल्द सरकार का प्रयास यही होगा कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लागू किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के मेट बेलदार कर्मचारियों ने अपनी मांगों के साथ विधानसभा कूच किया। कर्मचारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि पिछले 5 साल से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि पुलिस ने कर्मियों को विधानसभा के रास्ते से बीच में ही रोक दिया। उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, 2014 से 2020 तक कार्यरत रहे मेट बेलदार कर्मचारियों की सेवा बहाल की जाए और दूसरे कि उनके वेतन का बकाया भुगतान किया जाए। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दीपक बाली पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। पार्टी कोऑर्डिनेटर जोत सिंह डिश ने कहा कि आमने सामने बैठकर जो भी समस्याएं हैं उन विषय पर दीपक बाली से बातचीत की जाए और समस्याओं का समाधान निकाला जाए। दीपक बाली जी का इस ढंग से अचानक इस्तीफा देना हम सबके लिए चिंता का विषय है। मेरी कल शाम को 7 बजे के बाद उनसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हुई और बातचीत में दूर दूर तक कहीं आवाज़ नहीं था कि बाली जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, लेकिन रात 9 साढ़े 9 बजे उनकी इस्तीफे की खबर देख करके उनसे मैंने बातचीत का प्रयास किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा। मैं आज
प्रभारी जी से मेरी बात हुई है और हमारी कोशिश है कि बाली जी से एक बार आमने सामने की बात करके उनके जो सवालात हैं उनके समाधान निकाले जाएं। पार्टी चाहती है कि बाली जी साथ में जुड़ करके काम करें। उधर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट का चिंतन शिविर चल रहा है। शिविर अगले 3 दिनों तक चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा, यहां कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को नजरअंदाज किया और इसीलिए आज देश की कांग्रेस की सरकार नहीं है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि किसानों को फसलों का सही दाम मिलना चाहिए। सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में, किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को ये समझा रहे हैं कि हम किसानों ने ही कांग्रेस को खत्म किया है। क्यों? कि कांग्रेस ने हमारी नहीं मानी थी और तुमको लाए, तुमको मानना पड़ेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, किसान लगातार अब अपील कर रहे हैं, लेकिन जहां अपील कर रहे हैं, हालांकि 3 दिन तक शिविर भी चलने वाला है इसको लेकर, लेकिन कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साध रहे हैं। किसान है अपनी मांगों को लेकर इन दिनों सड़कों पर है। हालांकि बीते दिनों भी आपने देखा है कि किसानों के अलग अलग गुट और अलग अलग यूनियन जगह जगह शिविर और सम्मेलन कर रहे हैं और यही वजह है कि एक बार कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से देश से कांग्रेस का नामो निशान खत्म कर दिया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से आई है, तो कहीं ना कहीं किसान आयोग का गठन करना चाहिए। हालांकि किसानों का यह भी कहना है कि हरिद्वार में एक किसान भवन बनना चाहिए। तमाम तरह के जो बिल रुके हुए हैं उसमें गन्ना भुगतान का हो या फिर बिजली कटौती का हो, तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस पर जो किसान नेता है उनका यह कहना है, उन्होंने सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि किसानों के हित में कोई अच्छा सोचना चाहिए और जिस तरह से लगातार ही किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर, तो उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर देनी चाहिए। हालांकि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने की यहाँ पर चेतावनी भी दी है। चारुल, बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर केदारनाथ में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की है। प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ QR कोड वाली पानी की बोतल्स बनाई हैं और ये बोतलें इसीलिए खास हैं क्योंकि पानी पीने के बाद बोतल वापस करने पर दुकानदार ग्राहक को 10 रुपए लौटाएगा। इसके बाद इन बोतल्स को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से पहली बार इस तरह की पहल की गई है जिसका हर कोई स्वागत कर रहा है। देखिए, इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया है जिसमें यात्री को 10 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो बॉटल पे QR कोड होता है और बॉटल यूज़ करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस वो रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बोतल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पर पहुँच। उधर ब्लड डोनेशन डे पर जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ब्लड डोनेट कर लोगों को इस बारे में जागरूक किया। स्टूडेंट्स ने लोगों से अपील की है कि ब्लड डोनेट करें। उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन का स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर GS राणा, उदय सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अमर उजाला जो हमारे प्रदेश का और देश का एक बहुत ज़्यादा विश्वसनीय न्यूज़पेपर है, उसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इस शिविर का आयोजन किया और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देखी और यहाँ के लिए जो बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को ब्लड डोनेशन कराने के लिए सुविधाएं प्रदान करवाई और उनको घर से लाया, उनको जो है प्रेरित किया। इसके लिए अमर उजाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।
उधर हरिद्वार के रोशनाबाद में सत्यम ऑटो कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों ने उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना देने वाले कर्मचारियों ने कहा कि 2017 से कंपनी से निष्कासित किए गए कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें कंपनी से निष्कासित मजदूरों को कंपनी में बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही धरने पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो ये धरना अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। उधर हरिद्वार के लक्सर पुलिस ने 2 युवकों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। एक युवक को 12 बोर तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। लक्सर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उच्च अधिकारियों द्वारा जो है अवैध असले का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। कल दिनांक 13/6/2022 को चौकी सुल्तानपुर प्रभारी उन्होंने नौटियाल को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है अवैध असले के साथ घूम रहा है। उन्होंने दबिश देकर उसको पकड़ा है। 12 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया।